जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पैथोलॉजी, बेसिक पैथोलॉजी जो होती है उसमें हमारा टॉपिक है इन्फ्लेमेशन का। भाई इन्फ्लेमेशन क्या होता है? देखो, जब भी सबसे पहले तो ये चीज़ कि इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में ये डिफरेंस होता है कि जब भी आपकी बॉडी में कोई भी पैथोजन, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी जो है वो वायरस, इवन पैरासाइट जब भी आपकी बॉडी में इन्फेस्ट करते हैं, जब भी बॉडी आपकी बॉडी में अंदर आते हैं तो वो वहाँ पर आपका यूँ समझ लो कि काइंड ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का आपकी बॉडी के साथ इंटरफेस इज़ योर इन्फेक्शन। लेकिन उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट आपकी बॉडी का कोई भी रिस्पॉन्स आना वो है इन्फ्लेमेशन। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो जो हमारा जो इन्फेक्शन होता है वो बैक्टीरिया का, लाइक मलेरिया का, मस्कीटो का आपकी बॉडी के साथ बाइट करना इज़ मलेरिया, ठीक है, जो कि इन्फेक्शन आपका हो गया। लेकिन अब उसके अगेंस्ट फीवर का हो जाना, उसके अगेंस्ट दूसरी सिम्टम्स या साइंस का आ जाना, वो आपका कंसीडर होता है इन्फ्लेमेशन में। ठीक हो गया। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि भाई इन्फ्लेमेशन क्या होता है? रिस्पॉन्स टू एलिमिनेट इनिशियल काज ऑफ सेल इंजरी, टू रिमूव नेक्रोटिक सेल्स रिजल्टिंग फ्रॉम ओरिजिनल इंसल्ट एंड टू इनिशिएट टिश्यू रिपेयर। भाई जो इन्फ्लेमेशन होता है वो यही होता है कि आपके एलिमिनेट करता है इनिशियल काज ऑफ इंजरी को, रिमूव कर देता है, और उसके बाद नेक्रोटिक जो आपके इन्फ्लेमेशन होने का जो एक्चुअल मकसद है ना वो ये है, नेक्रोटिक सेल्स का जो है वो रिमूव हो जाना और उसके बाद आपका टिश्यू रिपेयर हो जाना। इन दोनों चीज़ों के लिए ही इसमें समझ लें कि आपका पूरा का पूरा इन्फ्लेमेशन हो रहा है। डिवाइडेड इनटू अक्यूट एंड क्रोनिक, दो फेजेस होते हैं इसके, या दो टाइप्स कह सकते हो आप, ठीक है। अक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है एक फेज, दूसरा होता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इटसेल्फ कैन बी हार्मफुल टू द होस्ट इफ द रिएक्शन इज एक्सेसिव। देखो, नॉर्मली किसी भी कंट्री की जो आर्मी होती है या किसी भी कंट्री की जो पुलिस होती है वो इस तरह होती है कि वो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होती है। लेकिन अगर वही आर्मी या वही जो पुलिस है वो उसी सिस्टम में एक्स्ट्रा हो जाए या उसी सिस्टम में एक्सेसिव अपने राइट्स से आगे जो है वो काम करना शुरू कर दे, अपनी हदूद से आगे बढ़ के काम करना शुरू कर दे, तो वो आपका हार्मफुल होता है। इसी तरह से आपका जो इन्फ्लेमेशन होता है अगर वो लिमिटेड है तो वो प्रोटेक्टिव होता है, नो डाउट। लेकिन अगर ये एक्सेसिव हो गया, जैसे आपके सेप्टिक शॉक में हो जाता है, तो वो आपका हार्मफुल कंसीडर होता है, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। प्रोलॉन्ग्ड हो फॉर एग्जांपल, और दूसरा हो सकता है कि प्रोलॉन्ग्ड हो जिसमें आपका परसिस्टेंट इन्फेक्शन, जैसे कि आपका टीबी हो गया, या फिर आपका इनअप्रोप्रिएट भी हो सकता है, ठीक है। देखो, अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट इसलिए बोल रहे हैं कि जो टीबी है ना, ट्यूबरक्लोसिस है, जो आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस करवा रहा होता है, पल्मोनरी टीबी हो गई, बोन टीबी हो गई, इंटेस्टिनल टीबी हो गई, वो आपके एक प्रॉपर मैनर में होते हैं, एक टाइम के साथ होते हैं, एक मतलब एक तरीक़ेकार से बनते हैं। लेकिन जो एसएलई है ना वो बिल्कुल ही आपकी बॉडी को बिगाड़ के रख देती है, स्पेशली वुमेन की बॉडी को, ठीक है, क्योंकि वो आपके अंदर ही ऑटो इम्यून जो है ना उसकी जो है डिजीज़ होती है। ऑटो इम्यून का मकसद क्या है? अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बना था, अब वो जो है आपको वही नुकसान पहुंचा है, उसी के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ वो अपने ही जो बॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दे तो वो पूरा का पूरा गड़बड़ कर देता है, पूरा का पूरा आपकी बॉडी को बर्बाद कर देता है। इसको बोलते हैं इनअप्रोप्रिएट इन्फ्लेमेशन विच इज़ सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस। अच्छा जी, उसके बाद आपको चलें भाई, हमने बोल दिया रिस्पॉन्स है, लेकिन रिस्पॉन्स में क्या है? रिस्पॉन्स में क्या चीज़ें अपीयर होती हैं, क्या चीज़ें आपके पेशेंट को आती हैं, साइंस क्या आती हैं? साइन एंड सिम्टम का डिफरेंस ये है कि साइंस आपका पेशेंट जो है वो आपको एग्जामिनर को देखनी पड़ती हैं पेशेंट में, ठीक है, और एग्जामिनर को एग्जामिन करनी होती हैं। और सिम्टम्स वो चीज़ें होती हैं जो आपके पेशेंट आपको खुद बता रहे होते हैं कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। कार्डिनल साइंस में आपका रूबर और केलर आ रहा है, ठीक है, ट्यूमर, डॉलर, फंक्शनल ऐसा। रूबर और केलर क्या होता है? रेडनेस और वार्मथ होती है। क्यों होती है? वेजोडाइलेशन की वजह से। देखो, अगर सिंपल कोई आपने अगर एक चीज़ पढ़ी हो तो नॉर्मली यूँ होता है कि जो आपके विंटर सीज़न होता है ना उसमें आपकी जो वेजल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है क्योंकि आपकी हीट को कंजर्व करना होता है। लेकिन समर सीज़न में स्वेटिंग कंडीशन में आपकी जो बॉडी के वेसल्स होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं ताकि हीट जो है वो आपकी बाहर निकले। अब क्योंकि यहाँ वो तो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, अब क्योंकि यहाँ पर पैथोलॉजिकली आपके केमिकल मीडिएटर्स की वजह से, आपके इन्फ्लेमेशन की वजह से आपकी जो वेजोडाइलेशन हो रही है वो अब क्या करवा देती है? आपकी
वो आपकी हीट लॉस करवाती है, और उस हीट लॉस से क्या होता है, आपका रेडनेस अपीयर होती है और वार्मथ अपीयर होती है स्किन की। उसके बाद रिलैक्सेशन ऑफ आर्टिकुलर स्मूथ मसल, चलें जी। उसके बाद इसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से रेडिश ह्यू आएगा, HUE, रेडिश ह्यू स्किन को आएगा, कलर देगा रेडिश, जिसकी वजह से भी रेडनेस आप कंसीडर कर सकते हो। केमिकल मीडिएटर्स कौन से हैं इसके, आपका हिस्टामिन हो गया, आपका प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, आपका ब्रेडिकाइनिन हो गया, आपका नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। प्रोस्टाग्लैंडिन में भी PGE2, PGD2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और प्रोस्टाग्लैंडिन D2 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस और द मोस्ट कॉमन वंस विच आर काजिंग दी रूबर एंड केलर, या विच आर काजिंग दी वेजोडाइलेशन। अब उसके बाद है स्वेलिंग। स्वेलिंग क्या होती है, एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन और डिसरप्शन फ्रॉम टिश्यू डैमेज, इंक्रीजेस द वैस्कुलर परमिएबिलिटी। अब मैं यहाँ पर कुछ ड्रा करना चाहूँगा, ठीक है। ये फॉर सपोज ये एक वेसल है, ठीक हो गया। ये आपके एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये आपका एंडोथेलियल सेल्स हैं। नॉर्मली ये जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो इस तरह से आपके यूँ ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से, ठीक हो गया। अब इमेजिन कीजिए यहाँ पर कोई भी सेलुलर इंजरी हो गई। अब इस सेलुलर इंजरी की वजह से क्या होता है, आपके ये जो सेल्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं, ये सिकुड़ जाते हैं, ये सिकुड़ जाते हैं, ठीक हो गया। इमेजिन कीजिए ये सिकुड़ गए। अब इससे चेंजेस क्या आए, यहाँ पर गैप बन गए। जो ब्लड फ्लो आपका नॉर्मल यूँ लीनियर जा रहा था इस तरह से, ठीक है, जो ब्लड फ्लो आपका यूँ लीनियर जा रहा था, अब वही ब्लड फ्लो आपका फ्लूइड जो है वह यहाँ से इस तरह से लीक करेगा, ठीक है, इस तरह से बाहर की तरफ लीक करना शुरू हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम आती है, यानी आपके जो स्वेलिंग क्यों बनी, क्योंकि आपकी एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन हुई या फिर सेल्स की डिसरप्शन हुई। उसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी जो वेजल्स हैं, आपकी जो कैपिलरीज हैं वो परमिएबल हो गई, वहाँ से फ्लूइड जो है वो बाहर रिलीज़ होना शुरू हो गया। अब जो फ्लूइड बाहर जाएगा वो जाहिर सी बात है वहाँ पर जाके अपना जब घर करेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे वो अपनी एक स्वेलिंग अपीयरेंस बना देता है, ठीक हो गया। वो वहाँ पे एक स्वेलिंग अपीयरेंस बना देगा, जिससे ट्यूमर जिसको हम बोल रहे हैं। अब वेस्कुलर परमिएबिलिटी से क्या होता है, वेस्कुलर परमिएबिलिटी से ये होता है, उसके इंक्रीज होने से आपके जो लीकेज होती है, प्रोटीन रिच फ्लूइड की लीकेज हो जाती है, ठीक है। अब प्रोटीन रिच फ्लूइड को एक जो है ना क्लासिकल टर्म देते हैं जिसको बोलते हैं एक्सूडेट, ठीक हो गया। आपका जो प्रोटीन रिच फ्लूइड है वो निकलना शुरू हो जाएगा पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल से। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल को याद रखनी है कि भाई आपका जो फ्लूइड लीकेज होती है वो पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल से होती है। गिव मी अ मिनट। सॉरी, अच्छा जी। पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल से आपका जो है ना वो इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है, फ्लूइड चला जाता है। यहाँ से जो फ्लूइड जो आपका नॉर्मली आपके इन ब्लड वेसल से क्रॉस होना था वो अब बाहर जाएगा, वो फ्लूइड अब बाहर जाएगा। जब बाहर यहाँ पर फ्लूइड आपका जमा हो जाएगा तो ये आपकी इंटरस्टिशियल स्पेस है, यहाँ पर एक पंप बन जाएगा, यहाँ पर एक स्वेलिंग बन जाएगी स्किन में या आपकी थर्ड स्पेस में। अब क्या ये जो प्रोटीन रिच फ्लूइड का बाहर निकलना है इसको बोलते हो आप एक्सूडेट। अगर प्रोटीन पुअर फ्लूइड होता है तो उसको आप बोलते हो ट्रांसुडेट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक्सूडेट है वो साउंड करता है एक्सेस से। तो मैंने इस तरह से याद किया हुआ है कि प्रोटीन एक्सेस फ्लूइड जो है वो बाहर की तरफ रिलीज़ होता है, और जो ट्रांसुडेट है वो आपका जस्ट इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से, इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से आपका ट्रांसुडेट बाहर निकलता है, और वो प्रोटीन लेस फ्लूइड होता है या प्रोटीन पुअर फ्लूइड होता है। अब इसमें क्या होता है कि आपके इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है वहाँ पर, क्योंकि जहाँ भी प्रोटीन मूव करती है आपका ऑनकोटिक प्रेशर वहाँ पर बढ़ जाता है, और ऑनकोटिक प्रेशर आपका डिपेंड ही करता है प्रोटीन पर। क्योंकि आपका जो फ्लूइड है वो बाहर चला गया, वहाँ पर आपकी प्रोटीन जमा हो गई, तो इंटरस्टिशियल ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से वहाँ पर स्वेलिंग जो है वो बम्प बनाती है, ठीक है। फ्लूइड का अकमुलेशन और इंक्रीज्ड ऑनकोटिक प्रेशर की वजह से आपका
वो बम्प बन जाता है जिसको आप ट्यूमर बोल रहे होते हो। एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन इज मीडिएटेड बाय द ल्यूकोट्राइन्स। ल्यूकोट्राइन्स आपके मीडिएटर्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपकी एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो बढ़ा रहे होते हैं, जिसमें आपका ल्यूकोट्राइन LTC, C4, D4, E4, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, ठीक है, ये आपके जो है मीडिएटर्स हो गए इसके। उसके बाद है आपके पास डॉलर। डॉलर किसे बोलते हैं? पेन को बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो आजकल डॉलर बढ़ता ही जा रहा है, वो वाला डॉलर, करेंसी वाला, तो दर्द बढ़ता जा रहा है, बस यूँ याद कर लो, ठीक है। सेंसिटाइजेशन ऑफ द सेंसरी नर्व एंडिंग्स करवाता है, की वजह से होता है पेन आपको। कौन मीडिएट करवाता है? ब्रेडिकाइनेंस, स्पेशली जो है ना वो पेन मीडिएटर्स होते हैं आपकी बॉडी में। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 भी करवाता है आपको पेन, और हिस्टामिन भी जो है वो आपके पेन में हिस्सेदार होता है। फंक्शनल ऐसा क्या होती है? लॉस ऑफ फंक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन इम्पेयर्स द फंक्शन, ठीक हो गया। जो इन्फ्लेमेशन है आपकी वो इम्पेयर करती है आपके फंक्शन को। फॉर एग्जाम्पल इनेबिलिटी टू मेक फिस्ट ड्यू टू हैंड सेलुलाइटिस। फॉर एग्जाम्पल हैंड सेलुलाइटिस हो गई तो क्या होता है कि आपका जो हैंड होता है वो आप उसकी फिस्ट नहीं बना सकते, ठीक है, आप उसकी पूरी तरह से उसको बंद नहीं कर सकते। तो यूँ समझ लें कि एक इन्फ्लेमेशन हुआ जिसके नतीजतन ये हुआ कि आपका फंक्शन लॉस हो गया, इसको बोलते हैं फंक्शनल ऐसा। तो ये जो 4-5 इसकी साइंस हैं वो बड़े काम की हैं, ठीक है, रूबर, कैलर, ट्यूमर, डॉलर, फंक्शनल ऐसा। उसके बाद हमारे पास है भाई सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन। सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन क्या आती हैं, ठीक है, आपको इन्फ्लेमेशन हुआ, उसकी वजह से आपका जो बॉडी है, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है, आपका जो पूरा बॉडी का सिस्टम है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपको। अक्यूट फेज रिएक्शन में आपको ये हो सकता है कि भाई फीवर हो सकता है, ल्यूकोसाइटोसिस हो सकती है, इंक्रीज्ड प्लाज्मा अक्यूट फेज रिएक्टेंट्स हो सकते हैं। फीवर में आपके फीवर क्यों होता है, ठीक है, फीवर प्रोटेक्टिव होता है आपकी बॉडी के लिए, इसलिए कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है ना तो बैक्टीरियाज़ की जो आपके दूसरे जो पैथोजेंस हैं उनकी जो फंक्शनल कैपेसिटी है वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। और क्यों फीवर होता है आपको? पायरोजेंस, जिसमें आपका लाइपोपॉलीसैकेराइड्स आते हैं जो इंड्यूस करते हैं मैक्रोफेजेस को कि वो रिलीज़ करें इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो हैं वो आपकी साइक्लोऑक्सीजनेज एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, और ये साइक्लोऑक्सीजनेज एक्टिविटी कहाँ बढ़ती है? आपके एंटीरियर हाइपोथैलेमस में, क्योंकि आपका जो हाइपोथैलेमस है, अगर आपने पढ़ा हो न्यूरो में, तो एंटीरियर जो हाइपोथैलेमस है वो आपका टेम्परेचर सेट पॉइंट होता है, वहाँ पर आपका टेम्परेचर जो है वो बॉडी का यूँ समझ लें कि वहाँ से मीडिएट हो रहा होता है। अब क्या होता है, वहाँ पर साइक्लोऑक्सीजनेज एक्टिविटी बढ़ जाएगी, साइक्लोऑक्सीजनेज एक्टिविटी की वजह से वहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर की सेट पॉइंट बढ़ जाएगी, थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा 1 या 2 सेंटीग्रेड या 4-5 सेंटीग्रेड, तो वो टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद ल्यूकोसाइटोसिस इंक्रीज्ड WBC काउंट, टाइप ऑफ प्रीडोमिनेंट सेल टाइप, सेल डिपेंड ऑन द इंसाइटिंग एजेंट। बैक्टीरियाज में जैसे न्यूट्रोफिल बढ़ जाते हैं, वायरस में लिम्फोसाइट्स बढ़ते हैं, पैरासाइट्स के लिए एओसिनोफिल्स बढ़ते हैं। यही चीज़ बताना चाह रहा है, ल्यूकोसाइट्स में आपके यही आते हैं, जो भी आपके फाइटिंग सेल्स हैं वो सारे आपके WBCs हैं, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज्ड प्लाज्मा acute phase reactants, serum concentration significantly change in response to acute and chronic inflammation produced by the liver। भाई कुछ खास जो है वो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं जो आपके रिलीज़ हो रहे होते हैं, ठीक है, जस्ट टू फाइट द इन्फेक्शन या जस्ट टू फाइट द पैथोजन या जस्ट टू गिव द रिस्पॉन्स टू प्रॉब्लमेटिक कंडीशन। नोटेबली जो आपका इंड्यूस कराता है आपका लिवर को ये सारे रिएक्टेंट्स बनाने के लिए वो आप इंटरल्यूकिन 6 करवाता है। अक्यूट फेज रिएक्टेंट्स अगले टॉपिक में पढ़ते हैं, ठीक है।